मैंने चोरी नहीं की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोर कहने की? मुझे माफ कर दीजिए सर, यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी। रेलवे स्टेशन की सुबह हमेशा जल्दी जाग जाती है। सूरज चाहे देर से निकले, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जिंदगी तड़के से चलने लगती है। कहीं कुलियों की लाल कमीजें दिखती हैं, कहीं चाय की केतली से उठती भाप, कहीं अनाउंसमेंट की टूटी फूटी आवाज, और इन्हीं सब के बीच एक दुबला पतला लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 15 या 16 साल होगी। उसका नाम था आरव, लेकिन स्टेशन पर कोई उसे नाम से नहीं जानता था। कोई ए लड़के कहकर बुलाता, कोई ओए भिखारी, तो कोई बस नजर फेर लेता। आरव प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ज्यादातर रहता था। वहां लंबी दूरी की ट्रेनें रुकती थीं। बाहर से आने वाले लोग, थके चेहरे, भारी बैग और कभी कभी थोड़ा सा बचा खाना, वही उसका दिन था, वही उसकी दुनिया। उसने एक फटी सी शर्ट पहन रखी थी जो शायद कभी किसी बड़े आदमी की रही होगी। पैंट का एक सिरा हमेशा घिसा रहता था। पैरों में चप्पलें नहीं थीं। स्टेशन की ठंडी जमीन अब उसके पैरों की आदत बन चुकी थी। ठंड, गर्मी, पत्थर, सब। उसकी गर्दन में एक छोटा सा लॉकेट लटकता था, पीतल का, हल्का सा मुड़ा हुआ। वो लॉकेट कभी वह उतारता नहीं था। आरव भीख मांगते वक्त ज्यादा बोलता नहीं था। कुछ खाने को मिल जाए तो बस यही एक लाइन। कुछ लोग सिक्का दे देते, कुछ लोग डांट देते, कुछ लोग ऐसे देखते जैसे वो दिखता ही नहीं। आज स्टेशन पर थोड़ी ज्यादा भीड़ थी। किसी ट्रेन के लेट होने की खबर थी। लोग झुंझलाए हुए थे, भूख, थकान और गुस्सा, तीनों एक साथ। आरव एक आदमी के पास रुका। आदमी ठीक ठाक कपड़ों में था, हाथ में मोबाइल था, शायद किसी से बात करके अभी अभी जेब में रखा था। साहब, थोड़ा खाना। आदमी ने उसे देखा, माथा सिकोड़ लिया। अभी नहीं। आरव हट गया। आदत थी। वो अगले डिब्बे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक पीछे से शोर उठा, अरे मेरा फोन! भीड़ रुक गई। आवाज उसी आदमी की थी। यहीं रखा था, अभी तो यहीं था। लोग इधर उधर देखने लगे। किसी ने आरव की तरफ इशारा किया। वही लड़का था, उसी से मांग रहा था। किसी और ने कहा, भिखारी ही होते हैं ऐसे। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखों में डर उतर आया। मैंने नहीं लिया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। भीड़ में डूब गई। तभी खाकी वर्दी दिखी, मोटा शरीर, तनी हुई मूंछें, चमकता टकला। इंस्पेक्टर! उसने भीड़ को चीरते हुए आरव की बांह पकड़ ली। यही है चोर! आरव की कलाई पतली थी, इंस्पेक्टर की पकड़ भारी। फोन निकाल! आवाज में गुस्सा था, सवाल नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है। आरव कांप रहा था। चल थाने में। इंस्पेक्टर ने फैसला सुना दिया। लोगों ने चैन की सांस ली। उन्हें एक जवाब मिल गया था, चोर मिल गया था। आरव को जीप में बैठाया गया। लोहे की सीट ठंडी थी। स्टेशन पीछे छूटा जा रहा था। आरव ने पहली बार महसूस किया, भीख मांगना मुश्किल है, लेकिन बेगुनाह होना उससे भी ज्यादा। और उसे यह नहीं पता था कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी एक लॉकेट की वजह से पूरी तरह बदलने वाली है। पुलिस जीप जब स्टेशन से निकली तो आरव ने खिड़की से बाहर देखना छोड़ दिया। सड़कें उसे नई नहीं लगीं, लेकिन आज वे अलग थीं। आज वह आजाद नहीं था। थाने की इमारत सामने आई, पुरानी, गंदी और भारी, जैसे अंदर घुसते ही आदमी छोटा हो जाता हो। आरव को जीप से उतारा गया। इंस्पेक्टर ने उसका हाथ झटक कर छोड़ा। अंदर चल। थाने के अंदर एक अजीब सी गंध थी, पसीना, धूल, डर और पुरानी फाइलों की मिलीजुली। आरव ने कदम धीमे रखे। वह जानता था यहां ज्यादा बोलना ठीक नहीं। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठ गया। टेबल पर डंडा रखा था। आरव को सामने खड़ा कर दिया गया। नाम? आरव। पूरा नाम? आरव चुप हो गया। उसके पास पूरा नाम नहीं था। इंस्पेक्टर हंसा। देखा, चोरी के साथ झूठ भी। मैंने फोन नहीं लिया साहब। आरव की आवाज कांप रही थी। तो फिर फोन गया कहां? इंस्पेक्टर ने मेज पर हाथ मारा। आरव के शरीर में झटका सा लगा। उसने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। बहुत चालाक बनता है। इंस्पेक्टर उठा, उसके पास आया। स्टेशन पर घूमता है, भीख मांगता है, मौका देखकर हाथ साफ। साहब, मैं सिर्फ खाना मांगता हूं। चुप! डंडा मेज से उठाया गया। आरव की सांस रुक गई। फोन दे दे, वरना अभी अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर ने धमकाया। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे पास कुछ नहीं है। उसने अनजाने में अपनी गर्दन पकड़ ली। लॉकेट उंगलियों में आ गया, जैसे वही उसकी आखिरी चीज हो। इंस्पेक्टर की नजर वहीं टिक गई। ये क्या है? उसने झटके से लॉकेट पकड़ा। आरव ने डर के मारे हाथ जोड़ दिए। साहब, वो मत लीजिए। क्यों? इंस्पेक्टर ने लॉकेट को पलटा। पीछे कुछ अक्षर खुदे हुए थे। इंस्पेक्टर ने पढ़ने की कोशिश की, फिर बेपरवाही से छोड़ दिया।
नाटक मत कर। उसी वक्त थाने के बाहर हलचल हुई। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। साहब, डीएम साहब निरीक्षण के लिए आए हैं। इंस्पेक्टर सीधा हो गया। उसने जल्दी से डंडा रखा। ठीक है, बच्चे को अंदर बिठा दो। आरव को एक कोने में बैठा दिया गया। लोहे की बेंच, ठंडी, बेजान। कुछ ही मिनटों में थाने का माहौल बदल गया। सिपाही सीधा खड़े हो गए। फाइलें संभाली जाने लगी। फिर दरवाजा खुला। एक गंभीर चेहरा अंदर आया। साफ कपड़े, सधी चाल, आंखों में ठहराव। डीएम साहब। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। नजर हर कोने पर गई। अचानक उनकी नजर आरव पर पड़ी। फटे कपड़े, डरी आंखें और गर्दन में लटका वह लॉकेट। डीएम के कदम वहीं रुक गए। उनकी आंखें फैल गईं। दिल जोर से धड़का। ये लॉकेट, उन्होंने बहुत धीमे से कहा। आरव ने सिर उठाया। पहली बार किसी बड़े आदमी की आंखों में सवाल देखा। गुस्सा नहीं, हैरानी। डीएम आगे बढ़े। ये तुम्हें कहां से मिला? आरव ने धीरे से जवाब दिया। मेरे पास हमेशा से है साहब। डीएम के हाथ कांप रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि यह वही लॉकेट था जो 15 साल पहले उनके बच्चे के गले में था। डीएम साहब कुछ पल वहीं खड़े रहे। थाने का शोर, फाइलों की आवाज, सिपाहियों की हलचल, सब जैसे उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रहा था। उनकी नजर बस उस छोटे से लॉकेट पर टिकी थी जो आरव की पतली गर्दन में लटक रहा था। इसे उतार कर दिखाओ। आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि इंस्पेक्टर भी बिना सोचे एक कदम पीछे हट गया। आरव ने डरते डरते लॉकेट उतारा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह नहीं जानता था कि यह सवाल क्यों इतना जरूरी हो गया है। डीएम ने लॉकेट हथेली पर रखा। उसे उलटा पलटा। पीछे उभरे हुए अक्षर अब साफ दिख रहे थे। AR और नीचे एक छोटी सी खरोंच, आधे चांद जैसी। डीएम की सांस अटक गई। यह खरोंच उन्होंने खुद बनाई थी। उस रात जब अस्पताल के कमरे में पहली बार उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया था, डॉक्टर बाहर खड़े थे। उनकी पत्नी थकी हुई सो रही थी और वह, एक घबराया हुआ लेकिन खुश पिता, लॉकेट के पीछे नाखून से हल्का सा निशान बना बैठा था। ताकि पहचान रहे, उन्होंने तब हंसते हुए कहा था। अब वही निशान 15 साल बाद एक पुलिस थाने में एक भिखारी बच्चे के गले में। तुम्हारा नाम क्या बताया? डीएम ने फिर पूछा। आरव, लड़के ने कहा। डीएम की पलकों में हलचल हुई। उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इस बच्चे को क्यों बैठाया गया है? अब की आवाज औपचारिक थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, साहब, रेलवे स्टेशन पर चोरी का शक है। एक आदमी का फोन गायब हुआ। शक? डीएम ने बीच में टोका। सबूत? इंस्पेक्टर एक पल चुप रहा। साहब, परिस्थितिजन्य। फोन बरामद हुआ? नहीं साहब। सीसीटीवी? अभी नहीं। डीएम ने सिर हिलाया। फिर आरव की तरफ देखा। यह लॉकेट तुम्हें किसने दिया? उन्होंने बहुत धीरे पूछा। आरव ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। एक दादी हैं साहब, उनके साथ रहता हूं। कहां रहती हैं? स्टेशन के पीछे, पुरानी गोदाम वाली झोपड़ी 2 में। उन्होंने क्या कहा था? आरव की आवाज और धीमी हो गई। कहां था? तुम्हें कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी। तुम रो रहे थे और यह लॉकेट तुम्हारे पास था। थाने में सन्नाटा पसर गया। डीएम ने आंखें बंद कर लीं, बस एक पल के लिए। उन्हें वो दिन याद आ गया जब अस्पताल से लौटकर घर आए थे और बच्चा गायब था। नर्स रो रही थी। पुलिस आई थी। शहर छाना गया था, लेकिन बच्चा नहीं मिला। उनकी पत्नी महीनों चुप रही थी, फिर बीमार रहने लगी, फिर अंदर से टूट गई। डीएम ने आंखें खोली। अब वे सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वे एक पिता थे जिसे 15 साल बाद अपना खोया हुआ सच मिल गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। नजर ठंडी थी। आपने इस बच्चे को धमकाया? इंस्पेक्टर घबरा गया। नहीं साहब। डीएम ने लॉकेट आरव को वापस दिया, बहुत सावधानी से। डरो मत, उन्होंने कहा। अब कोई तुम्हें जेल में नहीं डालेगा। आरव कुछ नहीं बोला। उसने बस लॉकेट कसकर पकड़ लिया और पहली बार उसे लगा शायद यह लॉकेट सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी पहचान है। डीएम साहब ने कुर्सी खींचकर बैठने का इशारा किया, लेकिन खुद खड़े रहे, जैसे बैठ जाना इस वक्त ठीक नहीं होता। इंस्पेक्टर, उनकी आवाज अब सपाट थी, आप बाहर जाइए। इंस्पेक्टर चौंका। साहब, लेकिन, मैंने कहा बाहर। इस बार आवाज ऊंची नहीं थी, पर उसमें ऐसा दबाव था कि कोई बहस की गुंजाइश नहीं बची। इंस्पेक्टर बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ। थाने के अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई। डीएम ने आरव की तरफ देखा। डर लग रहा है? आरव ने सिर हिलाया। थोड़ा। ठीक है, डीएम ने कहा। डर यहां गलत नहीं है, लेकिन अब तुम सुरक्षित। तुम स्कूल गए हो कभी? डीएम ने पूछा। नहीं साहब, दादी कहती थीं पहले पेट भरना जरूरी है। डीएम ने हल्की सी सांस ली। उन्होंने घड़ी देखी, फिर सिपाही को बुलाया। एक टीम भेजो, उन्होंने कहा।
स्टेशन के पीछे वाली झोपड़ी में उस बुजुर्ग महिला को सम्मान से यहां लाया जाए। सिपाही तुरंत निकल गया। आरव घबरा गया। साहब, दादी बीमार रहती हैं, उन्हें कुछ मत कहना। डीएम ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं वादा करता हूं। यह वाक्य बहुत छोटा था, लेकिन उसमें वह भरोसा था जो आरव ने कभी महसूस नहीं किया था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर को अंदर बुलाया गया। अब उसका चेहरा बदला हुआ था। आपने इस बच्चे को जीप में बैठाया? डीएम बोले, बिना किसी ठोस सबूत के। क्या यह सही है? इंस्पेक्टर ने गला साफ किया। साहब, स्टेशन पर दबाव था। भीड़ भीड़ कानून नहीं होती। डीएम ने बात काटी। और नाबालिग के साथ पूछताछ के नियम आप जानते हैं। इंस्पेक्टर चुप हो गया। डीएम ने आगे कहा, तुरंत इस बच्चे को थाने के रिकॉर्ड से हटाया जाए। कोई एफआईआर नहीं, कोई एंट्री नहीं। जी साहब। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके लिए हो रहा है। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। एक दुबली पतली बुजुर्ग औरत अंदर आई, पीठ झुकी हुई, कपड़े साफ लेकिन बहुत पुराने। उसकी नजर सीधे आरव पर पड़ी। अरे बिट्टू! उसकी आवाज कांप गई। आरव उठकर उसकी तरफ भागा। दादी! डीएम ने यह दृश्य देखा। उनका गला भर आया। आपका नाम? उन्होंने पूछा। कमला देवी, बुजुर्ग बोली। मैंने ही इसे पाला है साहब। डीएम ने बहुत धीरे से पूछा। 15 साल पहले? क्या आपने इसे कूड़े के पास पाया था? कमला देवी की आंखें भर आईं। हां साहब, भगवान की कसम, रोता हुआ मिला था, और इसके गले में यह लॉकेट था। डीएम की आंखें बंद हो गईं। अब कोई शक नहीं बचा था। उन्होंने खुद को संभाला, फिर बोले, आरव, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आरव ने उनकी तरफ देखा। डर अभी भी था, लेकिन उसके पीछे एक नई उम्मीद भी जन्म ले रही थी। और बाहर खड़ा इंस्पेक्टर यह समझ चुका था, यह मामला अब एक बच्चे का नहीं, उसकी वर्दी का हो चुका है। डीएम साहब ने कुर्सी खींची और इस बार खुद बैठ गए। सामने आरव था, बगल में कमला देवी। कमरे में मौजूद हर आदमी अब चुप था। आरव, डीएम ने धीरे से कहा, जो मैं अब कहने वाला हूं वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस दादी का हाथ पकड़ लिया। उसे आदत थी जब भी डर लगता था किसी अपने को पकड़ लेने की। डीएम ने जेब से रुमाल निकाला, एक पल के लिए आंखों पर रखा, फिर सीधे आरव की तरफ देखा। 15 साल पहले उन्होंने कहना शुरू किया, मेरा एक बेटा खो गया था। कमला देवी की पकड़ ढीली पड़ गई। आरव ने चौंक कर डीएम को देखा। अस्पताल से? डीएम बोले, उसी रात जब वह पैदा हुआ था। थाने की दीवारें जैसे और पास आ गईं। हर शब्द भारी था। हमने हर जगह ढूंढा, पुलिस, रिश्तेदार, शहर, लेकिन कुछ नहीं मिला। डीएम की आवाज पहली बार टूटी। मेरी पत्नी आज भी उसी दिन में जीती है। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल तेज धड़कने लगा। डीएम ने लॉकेट की ओर इशारा किया। यह लॉकेट मैंने खुद अपने बेटे के गले में पहनाया था। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं, मुझे पता है। डीएम ने तुरंत कहा, आपने एक बच्चे की जान बचाई। फिर उन्होंने आरव की तरफ देखा। अब कोई प्रशासनिक दूरी नहीं थी। आरव, उन्होंने कहा, तुम वही बच्चा हो। कमरा सन्न रह गया। आरव की सांस अटक गई। मैं, शब्द गले में फंस गया। हां, डीएम ने सिर हिलाया। तुम मेरे बेटे हो। आरव को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। उसने दादी की तरफ देखा, फिर डीएम की तरफ। तो फिर आप? वाक्य पूरा नहीं हुआ। डीएम उठ खड़े हुए। पहली बार उन्होंने खुद को रोने दिया। मैं तुम्हारा पिता हूं। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, आज सच सामने आ गया। आरव की आंखें सूखी थीं। उसके भीतर सब कुछ एक साथ टूट और जुड़ रहा था। तो मैं भीख क्यों मांगता था? उसने अचानक पूछा। सीधा सवाल, बिना शिकायत। डीएम ने सिर झुका लिया। क्योंकि मैं वहां नहीं था। यह जवाब किसी अदालत में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन वह सबसे सच्चा था। कुछ देर कोई नहीं बोला। फिर डीएम ने खुद को संभाला, इंस्पेक्टर की तरफ देखा। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, इस बच्चे को धमकाना किस श्रेणी में आता है? इंस्पेक्टर की आवाज कांप रही थी। जी साहब, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। कमरे में जैसे हवा रुक गई। डीएम ने आखिरी बार आरव की तरफ देखा। अब उनकी आंखों में सिर्फ अफसोस नहीं था, एक वादा था। अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह बस खड़ा रहा। पहली बार एक भिखारी लड़का अपने सच के सामने खड़ा था, और यह सच उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। डीएम साहब ने घड़ी की तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली। अब यह कहानी सिर्फ थाने तक सीमित नहीं रह सकती थी। तैयारी कीजिए, उन्होंने सिपाही से कहा। हमें घर जाना है। आरव चौंक गया। किसके घर? डीएम ने उसकी तरफ देखा।
आवाज धीमी थी लेकिन साफ। तुम्हारी मां के पास। यह शब्द सुनते ही आरव की उंगलियां सख्त हो गईं। मां। उसके लिए यह शब्द सिर्फ एक कल्पना था। कभी किसी बच्चे को मां कहते देखा था, कभी किसी को गोद में सोते, लेकिन अपने लिए कभी नहीं। कमला देवी रो रही थी। बिट्टू। उन्होंने आरव के गाल पर हाथ रखा। जो भी हो, मैं तो यहीं हूं, डीएम ने तुरंत कहा। आप भी चलेंगी? कमला देवी चौंक गईं। मैं? हां, डीएम बोले। आपने जो किया है उसका कर्ज कोई नहीं उतार सकता। कुछ ही देर में सरकारी गाड़ी तैयार थी। इंस्पेक्टर की फाइल अब टेबल पर बंद पड़ी थी। आरव पीछे मुड़कर थाने को देख रहा था। वही जगह जहां कुछ घंटे पहले उसे जेल का डर दिखाया गया था, अब वह पीछे छूट रही थी। गाड़ी शहर की सड़कों से गुजर रही थी। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। वह सोच रहा था, क्या मां भी ऐसी ही सड़कों पर चलती होंगी? क्या वह भी स्टेशन के पास से गुजरती होंगी और उसे देख नहीं पाती होंगी? डीएम सामने बैठे थे। बार बार आईने में आरव को देख लेते। हर बार कुछ कहने का मन करता, लेकिन शब्द रास्ता नहीं ढूंढ पाते। घर के सामने गाड़ी रुकी। साफ सुथरा लेकिन खामोश सा मकान। दरवाजा खुला। एक औरत बाहर आई, सादा कपड़े, आंखों में थकान, लेकिन वह थकान किसी बीमारी की नहीं थी, वह इंतजार की थी। आप? उसकी आवाज रुक गई। डीएम गाड़ी से उतरे। कुछ सेकंड खामोशी रही। सीमा, उन्होंने बहुत धीमे से कहा। औरत के हाथ से दरवाजे की कुंडी छूट गई। उसकी नजर आरव पर पड़ी। नंगे पैर, पतला सा शरीर, गले में वही लॉकेट। उसकी सांस तेज हो गई। ये वह आगे बढ़ी। आरव पीछे हट गया, डर के मारे। मत डरो, डीएम ने कहा। यही तुम्हारी मां है। सीमा के आंसू बहने लगे। वह आरव के सामने घुटनों पर बैठ गई। मेरा बच्चा। उसकी आवाज टूट गई। आरव ने पहली बार किसी औरत को उसके लिए रोते देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा। सीमा ने कांपते हाथों से उसके गाल छुए, जैसे यकीन करना चाहती हो कि वह सपना नहीं है। मैं रोज मंदिर जाती थी, वह रोते हुए बोली, बस यही मांगने कि तू जिंदा हो। आरव की आंखों में पानी भर आया, लेकिन वह रोया नहीं। उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या आप सच में मेरी मां हैं? सीमा ने सिर हिलाया। हां बेटा, बहुत देर से। उस पल किसी कागज की जरूरत नहीं थी, किसी जांच की नहीं। एक मां की आंखें सबूत से ज्यादा सच्ची थीं, और आरव को पहली बार लगा, शायद अब उसे भी किसी के पास लौटने का हक है। घर के अंदर का सन्नाटा बाहर से ज्यादा गहरा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें सालों से एक ही जगह टंगी थीं। एक मुस्कुराता बच्चा, गोद में उठाए एक आदमी, और पास खड़ी एक औरत। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 15 साल पुरानी। आरव उस तस्वीर को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसमें है या वह कोई और बच्चा था जिसकी जिंदगी उससे छिन गई। सीमा ने पानी का गिलास पकड़ाया। आरव ने लिया, लेकिन पी नहीं पाया। हाथ कांप रहे थे। डीएम पास खड़े थे। आज उनके कंधों पर सिर्फ पद नहीं था, पिता होने का बोझ था। मैंने तुम्हें ढूंढना कभी छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन सच यह है कि मैंने खुद को भी खो दिया था। आरव ने उनकी तरफ देखा। आवाज में न गुस्सा था, न इल्जाम, बस एक सवाल। अगर मैं आज नहीं मिलता तो? डीएम ने जवाब देने में देर की। तो यह जिंदगी मेरी सबसे बड़ी हार होती। कमला देवी चुपचाप एक कोने में बैठी थीं। सीमा उनके पास आई। आपने मेरे बच्चे को पाला, सीमा बोली। आप सिर्फ उसकी दादी नहीं, आप उसका सहारा हैं। कमला देवी रो पड़ी। मैंने बस इतना किया कि उसे मरने नहीं दिया। डीएम ने फैसला कर लिया था। आप यहीं रहेंगी। कमला देवी चौंक गईं। लेकिन साहब। अब साहब नहीं, डीएम बोले, अब आप परिवार हैं। उस रात आरव को अलग कमरा दिया गया। नया बिस्तर, साफ चादर, खिड़की से आती हल्की हवा, सब कुछ अच्छा था। फिर भी नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर खिड़की के पास बैठ गया। स्टेशन की आवाजें दूर से आ रही थीं। सीटी, पहियों की आवाज, जैसे पुरानी जिंदगी उसे बुला रही हो। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। डीएम अंदर आए, बिना वर्दी, बिना रुतबे। मैं बैठ सकता हूं? उन्होंने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। कुछ देर दोनों चुप रहे। मुझे नहीं पता, डीएम बोले। तुम मुझे कब पिता मानोगे, या मानोगे भी या नहीं? आरव ने पहली बार उन्हें ध्यान से देखा। उनकी आंखों में डर था, उसी तरह का डर जो स्टेशन पर उसके भीतर रहता था। आप चले तो नहीं जाएंगे? आरव ने पूछा। यह सवाल किसी जांच रिपोर्ट में नहीं था, लेकिन सबसे जरूरी था। डीएम ने बिना रुके कहा, नहीं। कसम? डीएम ने सिर हिलाया। जिंदगी भर। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने खिड़की से बाहर देखना बंद कर दिया। अगली सुबह स्कूल की बात हुई, इलाज की, कागजों की, सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि कुछ जख्म एक दिन में नहीं भरते। और कहीं ना कहीं एक भिखारी लड़का अब सीख रहा था कि भरोसा कैसा महसूस होता है।
सुबह की धूप कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। आरव जाग चुका था। आदत थी, स्टेशन पर सूरज निकलने से पहले उठना जरूरी होता था, लेकिन आज न सीटी की आवाज थी न भीड़ का धक्का। आज सिर्फ शांति थी, अजीब सी, नई। वह बिस्तर से उतरा। पैर जमीन पर पड़े तो उसे ठंड नहीं लगी। यह एहसास भी नया था। बाहर हॉल में सीमा बैठी थी, हाथ में चाय का कप। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। सो गया था ठीक से? उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया, फिर रुककर बोला, थोड़ा। सीमा मुस्कुराई। उस मुस्कान में राहत थी, डर भी, और बहुत सारी अधूरी सालों की भरपाई भी। कमला देवी तुलसी के पास बैठी थीं, माला फेरते हुए, जैसे भगवान से कह रही हों, अब हिसाब बराबर हो गया। डीएम अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन नजर कागज पर नहीं थी। वे आरव को देख रहे थे। आज स्कूल चले? उन्होंने पूछा। आरव चौंका। आज? हां, डीएम बोले, आज से। आरव कुछ नहीं बोला। उसने लॉकेट को उंगलियों में दबा लिया, फिर बहुत धीमे से कहा, अगर मुझे डर लगा तो? डीएम ने अखबार रख दिया। तो लौट आना, डर के साथ भी लौट सकते हो। स्कूल के गेट पर बस रुकी। बच्चों की आवाजें, हंसी, शोर। आरव के कदम रुक गए। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। भागना नहीं, उसने कहा। अब नहीं। आरव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। कक्षा में जब टीचर ने नाम पूछा, उसने साफ आवाज में कहा, आरव। किसी ने नहीं पूछा, कहां से आया, क्यों आया। बस इतना काफी था। शाम को डीएम ऑफिस से लौटे तो थके थे, लेकिन हल्के भी। आरव उनके पास आया। आज मुझे पढ़ना अच्छा लगा। डीएम कुछ नहीं बोले, बस सिर पर हाथ रखा। रात को खाना एक साथ हुआ, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। सोने से पहले आरव ने पहली बार लॉकेट उतारकर टेबल पर रखा। उसे अब डर नहीं था कि पहचान खो जाएगी, क्योंकि पहचान अब किसी चीज से नहीं, किसी के होने से थी। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। रेलवे स्टेशन पर चोरी के आरोप में पकड़ा गया नाबालिग निर्दोष पाया गया। जांच में पुलिस की लापरवाही उजागर। नाम नहीं था, तस्वीर नहीं थी, और शायद यही ठीक था, क्योंकि यह कहानी अखबार के लिए नहीं थी। यह कहानी एक बच्चे के लौट आने की थी, एक मां के इंतजार के खत्म होने की, और एक पिता के आखिरकार जिम्मेदारी उठाने की। रेलवे स्टेशन अब भी वहीं था, भीड़ अब भी थी, भूख अब भी थी, लेकिन एक लड़का अब वहां नहीं था, और कहीं ना कहीं यही न्याय का सबसे शांत रूप था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो किस जगह, किस शहर से देख रहे हैं। Hey everyone, make sure to subscribe to Shreya Shreya Studio for amazing content.